हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पीजीटी एस्पायरेंट हैं यूपी पीजीटी और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या एग्ज़ाम में आप इस बात को लेके चिंतित हैं कि किस तरह से तैयारी करें हम, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो आज हम आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इस से रिलेटेड कि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है, सिलेबस चेंज है कि नहीं है, वो सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूपी पीजीटी के, सब चीज़ की हम ब्रीफ में बात करेंगे फटाफट। देखिए, सबसे पहले बात करें हम यूपी पीजीटी के सिलेबस को लेके, तो कई बार अभी ये कंफ्यूजन में हम रहते हैं कि इसमें इंटरव्यू है कि नहीं है। कई बार चैनल पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जी इंटरव्यू है, ख़त्म हो गया। देखिए, यूपी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू है और यहाँ पर टोटल 125 क्वेश्चंस आएंगे और 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और ये जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, ये होता है 425 मार्क्स में, 425 नंबर में होता है, प्लस 25 मार्क्स का वेटेज होता है और प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाता है और टोटल हो जाता है आपका एग्रीगेट 500 मार्क्स। तो आपकी जो एग्रीगेट मार्किंग होनी है एग्जाम में वो होनी है 500 में से। मेरिट जो बनती है वो 500 क्वेश्चन से बनती है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? यानी 125 के 125 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आइएगा और करके आने ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, कोई सिलेबस फिलहाल के कई सालों से कोई सिलेबस चेंज नहीं है। 2022 की बात करें, यहाँ भी जो सिलेबस 21 में था वही सिलेबस यहाँ 22 में है। अब सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस चीज़ की हम अब बात करते चलते हैं। देखिए, सिलेबस को दो भागों में बांटा है, एक तो है लैंग्वेज और दूसरा है लिटरेचर। लैंग्वेज में ही इन्होंने दे दिया है, एक तो अनसीन पैसेज आता है। क्लियर? अनसीन पैसेज आप जानते हैं टीजीटी में भी आता है और पीजीटी में भी आता है। इसी के साथ साथ अनसीन के साथ साथ उन्होंने कुछ चीज़ें दे दी, जैसे स्पेलिंग दे दी, पंक्चुएशन दे दी, नरेशन दे दी, वॉइस दे दी और ईडियम फ्रेजेस दे दिया। क्लियर? वॉइस भी नहीं बल्कि वोकैब यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है अनसीन, स्पेलिंग दे दी, नरेशन लिखा है, पंक्चुएशन लिखा है, वोकैब लिख दिया और ईडियम फ्रेजेस हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कई बार ये समझ लेते भाई ये चार ही टॉपिक आएंगे ग्रामर में, बाकी नहीं आएगा। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ग्रामर जो आपकी कंप्लीट ग्रामर है, ए टू जेड ग्रामर, वो सब यहाँ आनी है। बेशक उन्होंने यहाँ मेंशन किया है सिलेबस में या नहीं किया। देखिए, वोकैब के नाम पे केवल वोकैब लिख दिया, ईडियम फ्रेजेस लिख दिया। अब ईडियम फ्रेजेस लिख दिया तो क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। तो वोकैब का सारा पोर्शन, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो या फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशन हो या आपका ईडियम फ्रेजेस हो, सारी चीज़ें यहाँ आनी है। क्लियर? लैंग्वेज में यानी कंप्लीट ग्रामर है और कंप्लीट वोकैब आपकी यहाँ सिलेबस में आएगी। अब जो सिलेबस में यहाँ क्वेश्चंस हैं, जो 125 क्वेश्चंस जो बटे हुए हैं, वो दो जगह इन्होंने बांट रखे हैं। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन तो आते हैं लैंग्वेज में और इतने ही 60 से 65 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लिटरेचर में। यानी लगभग बराबर से ही दोनों चीज़ें आती है। कई बार 60 क्वेश्चन एक के आ गए, दूसरे के 65 आ गए। क्लियर? कई बार 62-63 आ गए। इस तरह से एक दो क्वेश्चन तो आगे पीछे होना ही होना है, लेकिन लगभग दोनों इक्वल आते हैं, यानी लैंग्वेज और लिटरेचर। लैंग्वेज में भी जो वोकैब वाला पोर्शन है वो लगभग 20 क्वेश्चंस लगभग वोकैब से आ जाते हैं इन एवरेज। कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्वेश्चन पेपर सेटर के ऊपर होता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें पहले लैंग्वेज की, तो कंप्लीट जो लैंग्वेज है, कंप्लीट जो ग्रामर है, वो सिलेबस पर अवेलेबल है, चैनल पर अवेलेबल है। छुटकर फुटकर अगर कोई एक आधा टॉपिक नहीं है तो वो एग्जाम से पहले आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लियर? तो कंप्लीट लैंग्वेज
यानी कंप्लीट ग्रामर। हम ये सोचते हैं कि भाई ग्रामर कहाँ से शुरू करें, तो दो तरह से आपको शुरू करनी है। सबसे पहले ग्रामर की बेसिक ग्रामर सीरीज चैनल पे एक प्लेलिस्ट में पड़ी है, तो जाइए बेसिक ग्रामर सीरीज में सारी ग्रामर आपको सिस्टम से लगी मिलेगी, या तो उसको फॉलो कर लीजिए और उसी के साथ साथ आप दूसरी तरफ ट्रांसलेशन को लेके चलिएगा। क्लियर? क्योंकि टेंस में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन टेंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के द्वारा वो पूछे जाएंगे और डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्लियर? तो एक एक टॉपिक को आपको करना है, चाहे वो आपका वॉइस हो चाहे नरेशन हो। ये हवा में बिल्कुल मत उड़ाइएगा कि हाँ ग्रामर हमें आती है तो हमें बिल्कुल नहीं करना। प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है ग्रामर की, बेसिक रूल्स हमें पता होना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस आप ग्रामर की करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो प्लेलिस्ट और जितनी भी प्लेलिस्ट है मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो आपको मेंशन कर दूं। क्लियर? हालांकि बहुत सारा मैटर है वो शायद प्लेलिस्ट में लगाना ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन है लिटरेचर। लिटरेचर में अभी ये मान के चलिए आप 2013 से पहले तक जो 21 राइटर थे, यहाँ 21 राइटर थे, लेकिन 2013 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 13 वाले बैच में, तब से इन्होंने सिलेबस में 4 राइटर कम कर दिए, यानी 21 से अब घटा के 21 ऑथर्स हमारे सिलेबस में है। क्लियर? तो 3 तो इन्होंने मॉडर्न ऑथर्स हटाए थे और 1 हटाया था इंडियन ऑथर। तो बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऑथर हैं। और अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे लिटरेचर में वो कहते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सारी मैंने डिस्कस कर रखी है। इसी के साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। फिगर स्पीच सिलेबस में यहाँ दे रखी है। क्लियर? और फिगर स्पीच के बाद वो कह देते हैं ऑथर एंड देयर वर्क्स, और अब ऑथर्स के जो नाम हैं वो शुरू होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो ऑथर है, देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर स्पीच, और इसी के साथ साथ बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो सिलेबस में नहीं दी है। कई क्वेरीज थी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं आते। डेफिनेटली हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? और एक चीज और है, हिस्ट्री के नाम पे जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो कोई सा भी उल जलूल क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, उसको वहाँ लिबर्टी मिल जाती है। हिस्ट्री से पूछ लिया। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था WH ऑर्डन कौन सी एज से थे। अब ऑर्डन सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन वो एज के नाम पे, हिस्ट्री के नाम पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली लिटरेचर में सबसे पहले आप हिस्ट्री को जरूर पढ़ लें। बार बार मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री से शुरुआत करिए। चैनल पे हिस्ट्री अवेलेबल है, 4 घंटे के आसपास का लेक्चर है, कंप्लीट हिस्ट्री वहाँ आपको समझाई गई है। और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, फिगर स्पीच है, सारी चीज़ें हैं। लगभग 25 फिगर स्पीच एक ही वीडियो में मैंने समझा रखी है, मास्टर वीडियो अवेलेबल है इनके। और ऑथर्स की बात करें तो ऑथर्स में सबसे पहले मास्टरपीस आपका मास्टर ऑथर यानी एलिजाबेथन एज का विलियम शेक्सपियर। जो 17 ऑथर्स हैं उनको हम एज वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर है। मॉडर्न एज में है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, PV शेली एंड चार्ल्स लैम्ब। तो ये 4 ऑथर्स आपको मॉडर्न एज से दिए गए हैं। इसी के बाद पहले मैं एक बार लिख दूं कौन कौन से ऑथर्स हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किस ऑथर में कितना पढ़ना है और कितना हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? तो ये हुआ एलिजाबेथन में, ये हुआ मॉडर्न में। इसके बाद बात कर लेते हैं विक्टोरियन में। विक्टोरियन में आपके पास डिकेंस, हार्डी यानी चार्ल्स डिकेंस और टॉमस हार्डी, इसी के साथ साथ मैथ्यू आर्नोल्ड और टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये 4 ऑथर्स आपके आगे विक्टोरियन एज के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज में यहाँ एक ही ऑथर है TS इलियट। इसके बाद आ जाते हैं इंडियन ऑथर्स। इंडियन में हमारे पास 4 ऑथर्स, और 4 थे, लेकिन अब 3 ऑथर्स हैं इंडियन में। यानी सबसे पहले हम बात करें कमला दास,
निसिम और आनंद, मुल्कराज आनंद। पहले थे आर के नारायण, तो उन्हें सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर। और इसके बाद बात कर लें हम अमेरिकन ऑथर्स, तो अमेरिकन में 4 ऑथर्स हमारे पास। एक तो आपको मिलेगा फॉकनर, हेमिंगवे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन। ये आ गए आपके ऑथर्स। अब यहां एक चीज इन्होंने लिख दी कि ऑथर एंड देयर वर्क्स। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि ऑथर की बायोग्राफी हमने पढ़ ली और वर्क्स में क्या पढ़े। देखिए, ऑथर से जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो ऑथर से जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस ऑथर की बायोग्राफी में आपकी उसकी पर्सनल लाइफ हो और लिटरेरी लाइफ। क्लियर। उसका मास्टरपीसेस कौन कौन से हैं, क्या क्या उसके जो वर्क्स हैं उन पे क्या क्या सोर्सेज रहे, क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ा, क्या क्या उसकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स हुई, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेके आपकी बर्थ से लेके डेथ तक की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको पता हों, वो भी सन आपको पता हों। क्लियर। तो बायोग्राफी में इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं उनके वर्क्स की। अब वर्क्स की बात करें तो यहां हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये समझिए सबसे पहली बात कि ऑथर के जितने भी वर्क्स आपने अपने सिलेबस में पढ़े हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, पहली चीज। क्लियर। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस आते हैं ऑथर के इंपॉर्टेंट वर्क से, देखिए इंपॉर्टेंट हर यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट ही लगे हुए हैं। अगर हम एमजेपी बरेली की बात करें तो यहाँ का सिलेबस कुछ और है, सीसीएस मेरठ का कुछ और है, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कुछ और है, बुंदेलखंड का कुछ और है, सबका सिलेबस डिफरेंट है। तो सिलेबस में जो ऑथर्स हैं उनके जो वर्क्स हैं, तो ये तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से वहाँ के सिलेबस में कौन से नहीं है। तो जितने सिलेबस में, अपने सिलेबस में हमने जितने पढ़े हैं, यानी बीए लेवल पे जो हमने वर्क्स पढ़े हैं, तो इतना हमें इंट्यूशंस होते हैं कि हमें पता लग जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें, सबसे पहले तो 10 से 12 प्ले, लगभग मैं कहूँगा 12 से 15 प्लेज ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें उन प्लेज में, अगर हम कहें, सबसे पहले आपकी जो चारों आपकी HOLM यानी हैम्लेट, ओथेलो, मैकबेथ, लियर, चारों ट्रेजेडी एग्जीक्यूशंस आते हैं। और इनको इतनी चीज़ें हैं, लगभग 10 से 12 प्लेज तो हमें डेफिनेटली पढ़ने ही पड़ेंगे। क्लियर। प्लेज कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, एक लेक्चर पिछला था स्ट्रेटजी वाला, उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है। अब अगर मुझे नहीं लगता उसको रिपीट करने की बार बार ज़रूरत है। अब बात आती है कि प्ले से हमें पढ़ना क्या है। क्लियर। तो जैसे 4 तो हिस्ट्री हो गई आपकी एंटोनी क्लियो हो गई, हिस्ट्री का नाम आ रहा, ट्रेजेडी हो गई, एंटोनी क्लियोपेट्रा हो गई, आपके पास 12th नाइट हो गई, जूलियस सीजर हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया और टेम्पेस्ट हो गया। तो इन प्लेस से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं, तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्ले की समरी हमें पता हो, प्ले का सोर्स हमें पता हो, कब पब्लिश हुआ, किससे इंस्पायर्ड होकर ऑथर ने वो लिखा, किसको डेडिकेट हुआ, डेडिकेट होने के साथ साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर। जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं उनके तो माइनर कैरेक्टर भी पूछ लेता है, यानी हमें सारे कैरेक्टर्स पता हों, कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर है, क्या उसने काम किया प्ले के अंदर। और जो अनइम्पॉर्टेंट प्लेज हैं उनसे कई बार वो पूछ लेता है उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है। क्लियर। इसी के साथ साथ प्ले है तो उसका सबटाइटल अगर है तो क्या है। प्ले से जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कोट्स। इसी के साथ साथ जो ऑथर है, ऑथर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट है, यानी अगर कोई बायोग्राफिकल एलिमेंट है, तो उसको हमें याद रखना है कि वहाँ इस प्ले में भाई ये बायोग्राफिकल इंसिडेंट थी। बात समझ में आ रही है। तो इंपॉर्टेंट कोट्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें पता हों और डेफिनेटली हमें ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो समरी हमें पता हो एंटायर प्ले की, कहाँ क्या है। और जनरली बात करें तो जो सीन और
एक्ट, कई बार हम कोट याद करते हुए जोड़ देते भाई सीन भी रट रहे हैं, एक्ट भी रट रहे हैं, तो वो केवल हम सीन और एक्ट केवल उसी कोट का लर्न करें जो मोस्ट पॉपुलर है। क्लियर? पॉपुलर कोट का हमें सीन और एक्ट लर्न करना है, अदरवाइज वो सीन और एक्ट पे फोकस नहीं करता, एग्जाम में सीन और एक्ट नहीं पूछे जाते। ये पूछे जाते हैं ये जो कोट है ये शेक्सपियर के किस प्ले से है, या अगर प्ले का सेम नाम भी दे दिया तो किस कैरेक्टर ने कही है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या है, किससे कही है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस लेवल पर हमें क्या करना है, किसी भी प्ले को तैयार करना है। बात समझ में आई? तो 10-12 प्ले हमें डेफिनेटली पढ़ने हैं। बाकी जो ऑथर्स है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम्स आपकी टिंटर नैबे हो गई, इमॉर्टलिटी ओड हो गई, द वर्ड इज टू मच हो गई, इसी के साथ साथ आपकी लंदन हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये आपको टेक्स्ट सहित आपको पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द वर्ड इज टू मच हो गई, क्लियर, लाउडेमिया हो गई, तो इन पोएम्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट वर्क्स पोएम्स हैं, तो पोएम में भी वही कि पोएम किससे इंस्पायर होकर लिखी, इसकी थीम क्या है, इसी के साथ साथ किसी को डेडिकेट की है तो किसको की है, कब लिखी गई, और इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसी के साथ साथ कौन से मीटर में लिखी गई है। तो ये चीज़ें हमें लर्न करनी ही करनी है। बात समझ में आई? तो यही चीज़ सारे जो ऑथर्स हैं उन पे अप्लाई होती है कि उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बात समझ में आई? तो आई होप जो आपके डाउट्स थे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको लेके आप समझ गए होंगे कि किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है। इसी के साथ साथ बात अगर हम करें सिलेबस पे, जो लिटरेचर का सिलेबस है ये ऑलमोस्ट चैनल पर अवेलेबल है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर स्पीच, और उसके बाद ऑथर्स, सारे 17 के 17 ऑथर्स आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसी ऑर्डर में लगे हुए हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करा दी गई है चैनल पे। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है तो उसको आप पैरेलल कवर कर सकते हैं। क्लियर? और आज इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं जितने भी ये इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा। तो आई होप सिलेबस को लेकर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, उसके बाद उसको आपके जो मेजर कमेंट्स होंगे उनको लेकर फिर एक वीडियो में आपको डाल दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।